सत्ता, धर्म और प्रतीक। सोचिए, एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होने के नाते क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि जब प्राचीन नैतिकता यानी एंशिएंट एथिक्स और आज की मॉडर्न पॉलिटिकल पावर आमने सामने आते हैं तो आखिर होता क्या है? चलिए, आज के इस अध्ययन में हम अयोध्या मंदिर उद्घाटन को एक केस स्टडी मानकर इस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि ये सेक्युलरिज्म और स्टेट क्राफ्ट का कैसा नया विमर्श पेश करता है। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम इस रोड मैप में क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देखेंगे, फिर सेक्युलरिज्म और हमारी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर बात करेंगे, उसके बाद मीडिया का प्रभाव, सत्ता की गतिशीलता में प्राचीन बनाम आधुनिक अप्रोच का टकराव और आखिर में समकालीन राजनीति में एथिकल लीडरशिप को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, जहां मंदिर और राजनीति का काफी बड़ा इंटरसेक्शन देखने को मिलता है। अब देखिए, 22 जनवरी का जो इवेंट था ना, वो सिर्फ एक ट्रेडिशनल रिचुअल तक ही सीमित नहीं था। इसके सेंटर में थी प्राण प्रतिष्ठा, यानी मूर्ति में जीवन स्थापित करने की एंशिएंट प्रथा। लेकिन अगर हम इसे प्योरली पॉलिटिकल साइंस के लेंस से देखें, तो जब पूरी स्टेट मशीनरी और मैसिव मीडिया कवरेज एक धार्मिक आयोजन के पीछे लग जाती है, तो ये एसेंशियली एक मास मोबिलाइजेशन का बहुत बड़ा टूल बन जाता है। और जाहिर है, इस मैग्नीट्यूड के इवेंट ने नेशनल लेवल पर कई नए डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज खड़ी कर दी। और यही चर्चा हमें ले आती है हमारे दूसरे अहम मुद्दे पर, सेक्युलरिज्म और हमारी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आखिर इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में कहां स्टैंड करती हैं। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जब किसी इवेंट का इंस्टीट्यूशनल बॉयकॉट होता है, तो उसके रीजंस कितने विविध यानी अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ देखिए, CPIM जैसे लेफ्ट पार्टीज ने स्ट्रिक्ट सेक्युलरिज्म और स्टेट का धर्म से अलगाव वाला आर्ग्यूमेंट दिया। कांग्रेस ने इसे प्योर पॉलिटिसाइजेशन बताया। शिवसेना ने तो सीधे नैतिकता पर ही सवाल उठा दिया। लेकिन पता है सबसे फैसिनेटिंग बॉयकॉट किसका था? शंकराचार्यों का। उनका विरोध किसी मॉडर्न सेक्युलर आइडियोलॉजी पर आधारित नहीं था, बल्कि डायरेक्टली उनके एंशिएंट शास्त्रीय नियमों पर बेस्ड था। जैसे कि उत्तराखंड मत्था के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने एक बहुत ही स्पेसिफिक शास्त्रीय आपत्ति या ऑब्जेक्शन रेज किया। उनका क्लियरली कहना था कि मंदिर बेसिकली भगवान का शरीर होता है और एक पार्शली कंप्लीट या अधूरे शरीर में प्राण डालना अनुचित है। ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल ऑपोजिशन नहीं था, ये स्ट्रिक्टली धार्मिक प्रथाओं की शुद्धता का मुद्दा था। अब पॉइंट ये है कि जब ऐसे ट्रेडिशनल रिलीजियस वैल्यूज का टकराव अचानक से मॉडर्न स्टेट पावर और पॉलिटिकल एजेंडा से होता है, तो पब्लिकली स्टेट की लेजिटिमेसी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे तीसरे टॉपिक की, डिजिटल एज में मीडिया का इन्फ्लुएंस और नैरेटिव कंट्रोल। आप तो जानते ही हैं, आज के दौर में नैरेटिव कंट्रोल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल शक्ति है। जब इन धार्मिक प्रधानों ने ओपन असहमति जताई, तो कंप्लीटली डिजिटल मीडिया और IT सेल्स ने एक तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू कर दिया। इन ट्रेडिशनल लीडर्स के खिलाफ फेक न्यूज अग्रेसिवली स्प्रेड की गई। कभी इनके अजमेर शरीफ जाने के झूठे दावे, तो कभी 5 लाख रुपए रिश्वत लेने के प्योरली बेसलेस आरोप। मतलब सोचिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि देश के इन सर्वोच्च हिंदू गुरुओं को ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदू विरोधी लेबल कर दिया गया। ये प्रॉपर्ली हाईलाइट करता है कि आधुनिक पॉलिटिक्स में डिसेंट यानी विरोध को दबाने के लिए डिजिटल मशीनरी और डिसइंफॉर्मेशन किस लेवल तक जा सकती है। अब थोड़ी देर के लिए इस डिजिटल नॉइज और शोर शराबे से पीछे हटकर एक बार इन रिलीजियस लीडर्स की एक्चुअल फिलॉसफी को डीपली समझते हैं। आदि शंकराचार्य का जो मूल दर्शन है, वो अहम ब्रह्मस्मि पर आधारित है। ये अद्वैता यानी नॉन डुअलिटी का एक ऐसा फिलॉसफी है जो मानता है कि ईश्वर हर एक चीज में और हर स्थान पर विद्यमान है। मतलब इस प्योरली फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यू में किसी भी तरह की डिविजन या डिस्क्रिमिनेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। अब जो बात सच में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि ये प्राचीन अद्वैता फिलॉसफी आज के मॉडर्न सेक्टेरियन आउटरीच और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को कंप्लीटली और इंटेलेक्चुअली बाईपास कर देती है। अगर गवर्नेंस इस इंक्लूसिव दृष्टिकोण को अपनाए, तो धर्म या जाति के आधार पर किसी भी तरह का ध्रुवीकरण अर्थहीन यानी मीनिंगलेस हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आज की आधुनिक राजनीति शांति से कहीं ज्यादा इसी पोलराइजेशन और डिवीजन पर सरवाइव करती है, राइट? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे और काफी फैसिनेटिंग हिस्से की तरफ, जहां हम हिस्ट्री और फिलॉसफी के लेंस से पावर डायनामिक्स को एनालाइज करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होने के नाते हमने इतिहास में लगातार पावर ट्रांजिशंस का स्टडी किया है। रामायण के अयोध्या कांड में एक बहुत ही क्लासिक पॉलिटिकल क्राइसिस का जिक्र मिलता है। इसे ध्यान से सुनिए।
पहले एब्सोल्यूट पब्लिक सपोर्ट के आधार पर अचानक राज्याभिषेक अनाउंस होता है, फिर तुरंत एक मेजर पॉलिटिकल ट्विस्ट आता है और 14 साल के एग्जाइल की मांग रखी जाती है। पर जो इसका तीसरा चरण है वो सीरियसली माइंड ब्लोइंग है। अयोध्या की जनता के मैसिव सपोर्ट के बावजूद बिना किसी प्राइवेट आर्मी या बगावत के राम ओपनली और शांति से सत्ता का त्याग कर देते हैं। ये पर्टिकुलर इंसिडेंट मॉडर्न पावर कंसोलिडेशन की हर एक मैकियावेलियन थ्योरी को पूरी तरह से चुनौती देता है। अगर हम वास्तव में इतिहास उठा के देखें तो आमतौर पर पावर ट्रांजिशंस बहुत ही क्रूर या रूथलेस रहे हैं। एक तरफ हमारे पास मैकियावेलियन रियल पॉलिटिक के हार्डकोर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सम्राट अशोक या औरंगजेब, जिन्होंने कुर्सी पाने के लिए बेसिकली अपने ही परिवार में खून खराबा किया। और इसके ठीक विपरीत अयोध्या कांड का ये एथिकल फ्रेमवर्क है। यहाँ जब प्रैक्टिकली सत्ता छीनी जा रही है तो सिविल वॉर या बगावत की जगह सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी और अपने पिता को ढांढस बंधाना दिखाई देता है। ये लिटरली दो बिल्कुल एक्सट्रीम पोल्स हैं सत्ता को हैंडल करने के। जरा वाल्मीकि रामायण के चैप्टर 18 के इस श्लोका पर ध्यान दीजिए। जरा सोचिए, अगर किसी से एक ही झटके में पूरा राजमुख को छीनकर उसे एग्जाइल में भेज दिया जाए तो इमीडिएट एंगर या बदले की भावना आना एक नेचुरल ह्यूमन और फ्रैंकली एक नॉर्मल पॉलिटिकल रिएक्शन है। पर यहाँ हमें प्रोटैगनिस्ट में लीडरशिप की एक अलग ही पीक दिखती है, प्रोफाउंड इमोशनल रेगुलेशन। एक सिवियर पॉलिटिकल क्राइसिस में भी क्रोध न करना और ऐसा भावनात्मक संतुलन बनाए रखना, इसी को शास्त्रों में एक आदर्श नेता की प्राइमरी पहचान बताई गई है। और यही थॉट हमें डायरेक्ट कनेक्ट करता है हमारे आखिरी और सबसे क्रूशियल सिंथेसिस से। समकालीन राजनीति में नैतिक नेतृत्व यानी एथिकल लीडरशिप का आज के टाइम में क्या स्टेटस है? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आज के कट थ्रोट प्रैग्मेटिज्म ड्रिवन इलेक्टोरल सिस्टम में ये प्राचीन नैतिक सिद्धांत कहीं से भी सर्वाइव कर सकते हैं? यहाँ इस टेक्स्ट के अनुसार पावर का असली मतलब सोसाइटी पर आधिपत्य जमाना नहीं है, बल्कि ये पब्लिक सर्विस और धर्म के अनुसार काम करने का एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। यहाँ अथॉरिटी किसी नेता की निजी संपत्ति की तरह ट्रीट नहीं होती, बल्कि उसे धर्म यानी एक स्ट्रिक्ट नैतिक अकाउंटेबिलिटी के रूप में देखा गया है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि जब हम इन प्राचीन मूल्यों को आज के राजनीतिक लैंडस्केप से कंपेयर करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट एकदम क्लियर दिखता है। सत्ता का नशा, प्यार और जंग में सब जायज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सब आज की प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के एक्सेप्टेड मंत्रास बन चुके हैं। ये मंत्रास ओपनली एक बहुत ही सिनिकल नजरिया पेश करते हैं, जहां इलेक्शंस और शक्ति जीतने के लिए मूल्यों और एथिक्स को परमानेंटली साइडलाइन करना पूरी तरह जायज और नॉर्मल मान लिया गया है। बेसिकली एंड ऑफ द डे नेतृत्व चाहे सदियों पुराना हो या आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी का, इंडिविजुअल लीडर्स को इस अल्टीमेट फिलोसॉफिकल ट्रेड ऑफ का सामना हमेशा करना पड़ता है। सोचकर देखिए, क्या अपने डीप सिद्धांतों को बचाने के लिए एक ऊंची पोजीशन या रूलिंग पावर खोना बेहतर है, या फिर नैतिकता की बलि चढ़ाकर किसी तरह से सत्ता हासिल कर लेना ही असली मास्टर स्ट्रोक है? ये एंशिएंट टेक्स्ट हमें लगातार वार्न करते हैं कि यदि मूल्य खोकर सत्ता मिली तो वो पॉलिटिकल जीत असल में गवर्नेंस की सबसे बड़ी हार होती है। इस एक्सप्लेनर को एंड करते हुए मैं आप सबको एक इस डीपली प्रोवोकिंग थीसिस क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आज की ये आधुनिक राजनीतिक सत्ता जो सर्वाइवल के लिए इंटेंस प्रैग्मेटिज्म, कूटनीति और अक्सर रूथलेसनेस की मांग करती है, क्या वो कभी सच में उस प्राचीन त्याग प्रधान नैतिकता के साथ ट्रूली अलाइन हो सकती है? क्या पावर मैकेनिक्स और एंशिएंट एथिक्स कभी सिंसियरली एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? सत्ता, प्रतीक और नैतिकता के इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।